Last time I think we have started the weak acid. अपन ने शुरू किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द पीएच फॉर वीक एसिड, है ना। थोड़ा जल्दी करते हैं अपन, क्योंकि है ना, आई थिंक मंडे को अपना क्लास था, मंडे को वीक एसिड के में पढ़ रहे थे अपन, तो अपन शुरू कर लेते हैं। सो पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड पढ़ना था, ठीक है। पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड थोड़ा तो मैं डिस्कस कर चुका था, एंड वीक बेस आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ये पार्ट, कुछ पार्ट तो हमने डिस्कस कर भी लिया था, है ना। पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस हमने डिस्कस किया था, तो अपन उसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि भाई वीक एसिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। तो जब उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दे विल डिसोसिएट टू गिव द कैटायनिक पार्ट एंड द एनायनिक पार्ट। एसिड है तो H+ साइन देगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इसको C अज्यूम कर लेते हैं, ये 0, तो इसको C अल्फा ले लेते हैं, इसको C अल्फा ले लेते हैं, तो ये C माइनस C अल्फा हो जाएगा। सो हमने C माइनस C अल्फा को C into 1 minus अल्फा लिखा था, where अल्फा is degree of dissociation. So where C is the concentration, C is the concentration, और मैंने आपको बता रखा है कि concentration मतलब molarity, means molarity, and alpha is degree of dissociation, and alpha is degree of dissociation of dissociation. Alpha is degree of dissociation, that is. तो we can write that कि भाई हमने लिखा था कि for dissociation constant for acid Ka will be equal to, that is concentration of CH3CO negative into concentration of H+ ion divided by, we can write the concentration of CH3COH, or I can write that Ka will be equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. This into this divided by this, एक C अपन ने कैंसिल कर लिया, तो we got C alpha square upon 1 minus alpha. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. That is how we can write the Ka. But we'll say that if right now alpha is अगर suppose हमें क्वेश्चन में given है, if alpha is less than 0.1, अगर Ka का वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटा होता है तो अपन को पता है फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जाता है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था. अगर अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, then we can say that 1 minus alpha will be equal to, almost equal to, अपन 1 ले सकते हैं. अगर अल्फा का वैल्यू 0.1 से छोटा है तो 1 minus alpha can be written as almost equal to 1. Then we can say that Ka will be equal to C alpha square. बट ये हम तभी करेंगे जब हमें गिवन हो कि अल्फा का वैल्यू छोटा है. तो अल्फा का वैल्यू छोटा है या नहीं है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो विल से दैट अगर Ka का वैल्यू 10 की पावर -4 -5 ऐसे है तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम जाता है, तो फिर डिसोसिएशन बहुत कम हुआ होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा. अब हम कहेंगे भाई इसमें तो हम कैलकुलेशन ऑफ पीएच कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे ऐसा. अगर अल्फा का वैल्यू ऐसे बहुत कम है तो वी कैन राइट दैट Ka will be equal to C alpha square. So we can write that from this part we can say that alpha will be equal to under root of Ka by C. तब अपन ऐसे बता सकते हैं कि what will be the value of alpha, we can say that, or alpha is degree of dissociation, we know that Ka is dissociation constant for acid and C is the concentration. Concentration मतलब molarity, ये अपन को पता रहेगा. अब अपन कहेंगे भाई टू कैलकुलेट पीएच,
अगर हमें पीएच का कैलकुलेशन करना है तो अपन को H प्लस साइन कैलकुलेट करना होगा, concentration of H plus ion, and the concentration of H plus ion is C alpha. तो हमको क्वेश्चन में C गिवन, जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है व्हाट इज C एंड व्हाट इज Ka हमें सभी एसिड के लिए मोस्टली गिवन होता है। तो अगर मुझे C और Ka गिवन होगा तब तो मैं अल्फा अपने आप ही कैलकुलेट कर लूंगा। मैं इसको लिख सकता हूँ C इंटू अल्फा कैन बी रिटन एज Ka इंटू डिवाइडेड बाई C, बिकॉज अल्फा को मैं लिख सकता हूँ Ka बाई C। So I can get this as अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, ये मिल जाएगा अपन। Therefore I can say that H plus sign will be equal to, अगर मुझे H plus sign कैलकुलेट करना है तो मुझे Ka इंटू C करना होगा। That will be the concentration of H plus sign for the weak acid. So concentration of H plus sign हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपने पास गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट दैट। अब ये जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं इसमें अपन एक बात का ध्यान रखेंगे इस सारे कैलकुलेशंस में कि एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे अपन कि भाई देखो, यहां पर मैंने सी अल्फा लिखा और ये अल्फा का वैल्यू तभी कैलकुलेट करेंगे अपन जब अल्फा का वैल्यू लेस देन 0.1 है। सो यहां पर जो मैंने H प्लस साइन कैलकुलेट किया है वहां जो मैंने अल्फा यूज किया है दैट इज रिलेटेड टू, ये थोड़ा सा अपन ने नेग्लेक्ट किया है। उसके बाद अपन ने ये वाला पार्ट जो अल्फा है अपन ने यहां से यूज किया जिसमें हमने 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट किया था। अदरवाइज वी कैन गो फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन फ्रॉम दिस। इसमें अपन को बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। के गिवन होगा, सी गिवन होगा, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकता हूं। सो इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमने यहां से कैलकुलेट किया ये अल्फा यूज करके। तो अपन क्या करेंगे, हर बार अल्फा को पहले चेक कर लेंगे कि भाई अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन 0.1 है तभी अपन इससे H प्लस साइन बताएंगे, इससे अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करेंगे हमेशा। तो ऑलवेज चेक अल्फा, value of alpha from equation 2, value of alpha less than 0.1 from equation 2 before using equation 3 for calculation of concentration of H plus ion, H plus ion concentration। तो इसको डायरेक्टली यूज करने के पहले एक बार अपन ये चेक कर लिया करेंगे कि अल्फा का वैल्यू लेस देन 0.1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इससे अल्फा कैलकुलेट करो और फिर आप H प्लस साइन कैलकुलेट कर लो। If alpha is not equal to point, if alpha we can write that greater than or equal to 0.1, then calculate एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। वैसे ये कभी कैलकुलेट नहीं करवाते हैं अपन को, लेकिन अपन फिर भी उसको ध्यान रखेंगे कि अपन ऐसा कोई गड़बड़ ना करें जिससे अपन से कोई गलती हो जाए। सो अगर अल्फा का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करने से अपन को ग्रेटर देन 0.1 आता है, देन कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड देन यूज, आप डायरेक्टली कर सकते हो कैलकुलेट H प्लस साइन इज इक्वल टू C अल्फा, बिकॉज C तो गिवन होगा, तो इसमें भी C गिवन होगा तभी आप यूज करोगे, और H प्लस साइन विल बी इक्वल टू C अल्फा। Therefore pH will be equal to minus log of H plus sign that is equal to C alpha. C alpha is H plus sign. तो अपन उस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम यूज करेंगे दैट pH कैलकुलेशन करेंगे तो पहले अपन इसको डायरेक्टली यूज करने के पहले इससे अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, वो लेस देन 0.1 हो, और अगर ये लेस देन 0.1 नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन 0.1 या इक्वल टू 0.1 है, तो फिर अपन इससे अल्फा कैलकुलेट करके सीधा, क्योंकि C तो गिवन नहीं होगा अपन को, तो अपन C अल्फा से कैलकुलेट कर लेंगे अपना आंसर।
एक पार्ट चेक करके रखेंगे। दूसरा पार्ट है कि भाई अगर मान लो अल्फा की बात करें, पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, तो हम सबको पता है कि भाई अगर मान लो हमें इक्विलिब्रियम गिवन है इसका, तो अल्फा के ए तो कांस्टेंट होता है, वो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होता, के इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा। इसका मतलब, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसे हो सकता है? तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन होगा हम उसका डाइल्यूशन करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर दें, तो डाइल्यूशन से क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। बट इज सो ऑब्वियस सी बात है, वीक एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा है क्योंकि सैचुरेशन आ गया होगा। अगर पानी डाल दे तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, तो वाटर ऐड करने से और डिसोसिएट होगा, वो तो यहां दिख रहा है मुझे। तो फिर ऐसे बता सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंजेस, डिसोसिएशन चेंजेस। और फिर उसको बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, भाई अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 कर लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो C2 अपॉन C1 लिख लेंगे, ऐसे बता देंगे अपन, दैट इज हाउ इट विल चेंज। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है ना? सो अल्फा जो है कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो और ये अपन ये मान के अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अल्फा इज लेस देन 0.1, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाकी सारा पार्ट तो मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो मान के अपन बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या चेंज आ रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि उसमें कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट तो कैंसिल हो ही जाना है। H प्लस साइन को भी अपन कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर डाइल्यूशन करते हो तो H प्लस साइन में क्या चेंज आएगा, तो अपन बता देंगे भाई K तो कांस्टेंट है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो H प्लस साइन भी चेंज होगा। एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो H प्लस साइन भी चेंज होगा। और अपन बता सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई H प्लस साइन पहले से है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन C1 है, तो फाइनली अगर कोई H प्लस साइन हमें चाहिए तो कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो अपन बता सकते हैं, उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि change in concentration of H plus ion, H plus ion on changing the concentration, on changing the concentration, the concentration. तो generally we can say that, क्योंकि K तो constant होगा, so उसमें generally we'll say that कि H plus ion 1 divided by H plus ion 2 will be equal to under root of Ka तो constant है, वो cancel हो जाएगा, we can write that C1 upon C2 लिख सकते हैं। तो we can write like that, assuming that K alpha is less than 0.1, otherwise we can go for exact calculations। अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी कर सकते हैं, और करेंगे भी अपन, कुछ ना एक दो क्वेश्चन तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे भी, ये सारे पार्ट मतलब इसको भी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे कि भाई डाइल्यूशन से पीएच में कितना चेंज आता है, वो सब भी अपन कैलकुलेट करेंगे, वो न्यूमेरिकली देखेंगे। वी गेट दिस। अगर वीक बेसिस होता, सिमिलरली फॉर वीक बेस, वो पॉइंट नंबर 4 उसका, फॉर वीक बेस, अगर वीक बेस होता तो मैं
यहां पर सब कुछ सेम होता, बस एसिड की जगह बेस होता और इसकी जगह OH नेगेटिव होता, तो मैं ऐसे लिख सकता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अंडर रूट ऑफ KB इंटू सी हो जाता, सारा कुछ वैसे ही रहता है, बस OH नेगेटिव KB इंटू सी हो जाता। अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB डिवाइडेड बाई सी, मतलब यहाँ Ka की जगह KB हो जाता, और यहाँ पर KB के एक्सप्रेशन भी लिख सकते थे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आता, बस बेस में क्या होता, H की जगह OH होता और Ka की जगह KB होता। अब कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो किसी का भी हो सकता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी किसी का भी हो सकता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। सपोज मुझे गिवन है, मैं ऐसे चेक कर लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पर एसिडिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे गिवन है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर, इसमें वॉल्यूम भी गिवन है मुझे 200 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH, given Ka is equal to 1.8 into 10 to the power -5, ये वैल्यू इतना ही होता है, एसिडिक एसिड का Ka इतना ही होता है, और मोस्टली अपन यूज करेंगे जो वैल्यूज, उसमें ये 10 की पावर वैल्यूज जो होंगे वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट यूज करेंगे, तो अपन को आइडिया भी रहेगा। तो आप इस बात पे ध्यान देना कि किस एसिड के लिए आप कितना Ka वैल्यू लिख रहे हो, बिकॉज हायर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, कि मैं क्वेश्चन गिवन है, अब मैं सारा ये पार्ट नहीं लिखूंगा, मैं तो आंसर ऐसे लिखूंगा, C मुझे गिवन है 0.1 मोलर और Ka मुझे गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। Ka मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ये लिखा हुआ है आपके सामने, लास्ट टाइम भी बताया था। व्हाट इज Ka? दैट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जो के इक्विलिब्रियम होता है वो Ka होता है फॉर एसिड। जैसे PCl5 का कोई Kc वैल्यू होता है, वैसे एसिटिक एसिड का Ka वैल्यू होता है, के इक्विलिब्रियम। तो इससे मैं डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर लूंगा, अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई सी। सो मुझे Ka गिवन है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज 1.8 10 की पावर -5 और ये 10 की पावर -1, सो 10 की पावर -4, इट इज लेस देन 0.1। तो अल्फा का वैल्यू लेस देन 0.1 आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये अल्फा का वैल्यू लेस देन 0.1 आ रहा है, और अगर लेस देन 0.1 आ रहा है तो फिर आप डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हो H+I। सो मैं डायरेक्टली H+I कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू, दैट इज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी। सो अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी, Ka इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और C इज 10 की पावर -1, सो आई गॉट दैट 1.3 into 10 to the power of -3, that is what I got. So this is H+ in concentration. Let us take pH. pH will be equal to minus log of H+ in concentration 1.3 into 10 to the power -3. So that comes out to be 3 minus log of 1.3. So that comes out to be 2.86. That is the pH value. ये मेरा pH आ गया। अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता तो मैं यहां से कैलकुलेट कर देता, वो कैलकुलेशन से अपन को दिख रहा था कि 0.1 से छोटा है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया। 0.1 में आपने लिख के बताया था कि बिफोर यूजिंग दैट इक्वेशन 3, आप इक्वेशन 2 से एक बार अल्फा जरूर कैलकुलेट कर लेना, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया।
तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, सो वी ऑल गेट व्हाट इज के ए, और के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे अपन ने पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो वी गॉट दैट कि भाई अगर अपन डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन किसी चीज में मतलब कोई एक इक्विलिब्रियम है और अगर उसमें पानी डाल दें तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज आयंस, तो इसका डिसोसिएशन थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर अपन कोई कंपाउंड है उसको वाटर में डिसॉल्व करे और उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाए एक, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम आ गया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए होंगे। फिर पानी डाल दिया होगा तो फिर और अनसैचुरेटेड हो गया तो और डिसॉल्व हो गया होगा। अंडरस्टूड है? तो दैट इज अबाउट द वैल्यूज। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर must be added to the 200 ml of 0.1 molar weak acid solution, weak acid solution। so weak acid इस बार मैं HA ले लेता हूं, मेरी मर्जी में कोई भी एसिड ले सकता हूं, मैंने बता दिया वो HA है। H मतलब प्रोटॉन और ये एनायनिक पार्ट उसका A, HA, so that its degree of dissociation becomes twice, उसको ट्वाइस हो जाना चाहिए। एंड द Ka for acid is, जो अपन को ये गिवन है एसिड, Ka for acid is for HA, वो अपन को गिवन है 10 की पावर -4, ये गिवन है। अब कोई भी एसिड हो सकता है भाई अपन से, ठीक है ना, जनरल इन जनरल कुछ भी ले लिया अपन ने एसिड। नाउ इट इज अ वीक एसिड बिकॉज Ka अपन को गिवन है 10 की पावर -4, और अपन ने जब इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था अगर किसी का Ka वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है तो वो वीक होगा हमेशा। अब अपन को एक बात पता था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है दैट इज 10, राइट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 10, 0.1 मोलर गिवन है। तो वी कैन से दैट कि भाई अल्फा तो अपन इससे चेक कर सकते हैं, अल्फा लेस देन 0.1 आ रहा है, इसमें कंसंट्रेशन और के यूज करके हम चेक कर सकते हैं, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0.1। तो ठीक है, अपन इससे वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो ये तो कांस्टेंट होगा। सो एक बार अपन लिख लेते हैं आंसर के लिए, अल्फा 1 इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनिशियली फाइनली विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C2 अपॉन C1 कर लेते हैं। तो अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ट्वाइस करना है तो सपोज कर लेते हैं पहले अल्फा 1 था, बाद में मुझे 2 अल्फा 1 करना है, अल्फा 2 का वैल्यू 2 अल्फा 1 हो जाएगा, डबल करना है ना आपने का। ठीक है, तो अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल करना है तो मतलब अल्फा 2 को ट्वाइस ऑफ अल्फा 1 हो जाना चाहिए। सो आई कैन राइट दिस एज अल्फा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा 1, ये करना है मुझे, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मुझे 0.1 गिवन है, मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए, दैट इज C2, C2 इज द मोलारिटी है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मैंने आपको बताया था, ये आ गया मेरे पास। अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो विल राइट दैट, इसको सॉल्व करने से विल गेट दैट, तो I'll get that 1/2 is equal to under root of 0.1 divided by C2, or I can write that 1/4 will be equal to 0.1 by C2,
So I'll get that therefore C2 will be equal to C2 कितना होना चाहिए अपन को? So we'll write that कि भाई C2 should be equal to 0.1 into 4. So that will be equal to 0.4 हो जाना चाहिए. This much molarity must be there. Right ना? So we can write like this. सर उल्टा सर होगा C2 by 0.1 है. कुछ गड़बड़ किया मैंने? कहां पर है? C2 by 0.1. अच्छा C2 by 0.1 होगा. लो भाई ये C2 by 0.1 है तो we'll get like this. तो C2 by 0.1 होगा तो we'll get like this. तो 0.1 into we can get that by 1 by 4 will to 0.1 will be equal to C2. So C2 will be equal to, we'll get that, है ना? So 1 by 40. 1 by 40 का मतलब हो गया 0.025 होना चाहिए. लो भाई ये तो बहुत कम हो गया, बना दो. वैसे अपन को पता था कि C2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहले मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया था कैसे कैलकुलेट करना है. तो 1 by 40 अपन ने किया तो we'll get that by therefore I can write that. पहले क्या था बाद में क्या करना है. पहले कितना मोलारिटी था 0.1 और वॉल्यूम कितना था आपने 200 ml ले रखा है. तो बाद में मोलारिटी कितना होना चाहिए 0.025. तो बताओ वॉल्यूम कितना होना चाहिए. तो वॉल्यूम चेक कर लेते हैं. So we'll write that 20 divided by 0.025 is equal to V2. So we'll write that 20,000 कर देते हैं भाई, 3 zeros लेके आते हैं, divide by 25 कर लेते हैं. तो that is V2. So V2 will be equal to, इसको कर लेते हैं 200 ना 8 times. तो 800 हम आगे V2 अपने पास. तो ये तो 800 ml होना चाहिए. Therefore volume of water added will be equal to 200 तो पहले से था उसमें, तो 800 हो जाना चाहिए इतना कंसंट्रेशन के लिए. तो कितना वाटर और ऐड करना पड़ा अपन को? 600 ml और ऐड करना पड़ा. तो कर दिया अपन ने. जितना वॉल्यूम हो गया ना इस कंसंट्रेशन के लिए उसमें 200 तो पहले से पड़ा हुआ था तो उसको माइनस करो. आपने पूछा हाउ व्हाट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना ऐड करना चाहिए अपन को. तो अपन बता दें कितना वाटर ऐड करना चाहिए अपन. ये लो भाई आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं. अब पहले एक क्वेश्चन तुम लोग करो फिर उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, है ना. पहले तुम लोग एक क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट, ये लिख लिया आपने. पहले ये लिख लो फिर उसके बाद मतलब अपन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं. Calculate the pH of weak base. Calculate the pH of weak base और weak base के लिए आप इसको ऐसे लिख लेना BOH. Calculate the pH of weak base. Calculate the pH of weak base. Calculate the pH of weak base when 0.1 mole of base is added to 200 ml of water. Kb मुझे गिवन है 10 की पावर -5. अब ये बेस का कांस्टेंट है. इनको पीएच कैलकुलेट करना है ऑफ दिस. तो आप पीएच कैलकुलेट करके बताओ मुझे.
हो गया? वीक बेस के लिए अपन सीधा लिख सकते हैं OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू, बिकॉज वीक बेस था तो BOH जैसे आपने वीक बेस कहा है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम लिख लूंगा मैं B पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन। ये अपन को कैलकुलेट करना है, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C into 1 माइनस अल्फा। वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद व्हाट वी गेट दैट कि OH माइनस आयन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KA into C। KA मुझे गिवन है, C अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि B कितना है 10 की पावर -5, मुझे C चाहिए, अल्फा अपन चेक कर लेंगे, है ना। सो 12.35 आंसर बताया है, किसी ने 8.7 बताया है, विल चेक दैट। ठीक है ना। तो पहले तो अपन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लें इसमें। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी होता है मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपने यहाँ पर मोल्स दिया हुआ है, मोलारिटी नहीं दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सो पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूंगा, मुझे मोल्स गिवन है 0.1, 1000 डिवाइडेड बाय 200 ml लूंगा, so that comes out to be 0.5. This is the concentration which is given to me, 0.5. मैंने उससे पहले अल्फा चेक किया, अंडर रूट ऑफ KB इंटू C, KB डिवाइड बाय C, दिस इज गिवन टू मी 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.5, इट इज लेस देन 0.1, सो मैं डायरेक्टली ये यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। सो मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कितना 0.5, सो व्हाट आई गॉट इज OH माइनस आइन विल बी इक्वल टू, that is 5 into 10 to the power of -6 under root, so that will be equal to 6, that is we can write that 5 का रूट लेंगे तो it will be almost 4.2 के आसपास होगा, into 10 to the power of 4.15 ऐसे 10 की पावर -3। so POH कैलकुलेट करूंगा पहले मैं, that is 3 minus log of OH minus I, that comes out to be minus log of 4.2 into 10 to the power of -3. So I will write this as 3 minus log of 4.2, and log of 4.2 मतलब 3 minus 0.63। सर वो 4.2 वैसे हाँ 4.2 ना, अच्छा अच्छा, गड़बड़, ये 2.2 और 4 का 2 होगा, इसलिए ऐसे गड़बड़ हो गया मुझसे। आज एक्चुअली 2 बजे क्लास नहीं थी ना, सो गया और बहुत सोया मैं अभी सो के उठा पूरे नींद में, मतलब ऐसे, और तुम लोग मतलब इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया गड़बड़। कोई बात नहीं, बट कैलकुलेशन अगर गड़बड़ होगा तो तुम लोग रहोगे वहां, तुम लोग बता ही दोगे कि सर गड़बड़ कर रहे हो। चलो ठीक है, तो अपन इसको ना फिर तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2.2 का मतलब है 0.32 आ जाएगा, 0.33 के आसपास ये लगता है। तो अपने पास ये आ जाएगा 2 कितना आएगा अपने पास 67, 2.67। तो ये तो आया अपने पास POH, देयरफॉर PH बता देते हैं भाई, 14 minus 2.67 कर देते हैं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2.67 ना, बिल्कुल। तो चलो भाई, इससे 2 माइनस करेंगे तो 12 और 11.33 के आसपास ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा ना, 11.33 के आसपास। सो 11.5 या 11.3 या 11.2 अगर ऐसे बताया तो आपका आंसर करेक्ट, 2.65 ना, हाँ तो ठीक है ना, इतना चलेगा, ठीक है ना। तो चलेगा, मतलब अब इसलिए मैंने उसको कहा कि एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, अगर इसमें 2.2 2.4 ऐसे वो भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम, जो भी होता है आप देख लेना, तो अपने आप से अपन कैलकुलेट कर सकते। बताओ भाई, ठीक है ना। तो अब मुझे बस इसमें देखो, कैलकुलेशन तो एक जैसा ही था, मुझे बस ये चेक करना था कि तुम लोग इस पे ध्यान देते हो कि नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू करने के पहले कि देखो, अगर क्वेश्चन में मोलर गिवन है या मोलारिटी, तो वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होगा, अनलेस आप वॉल्यूम को कुछ ऐड करो पानी या रिमूव करो,
तो कंसंट्रेशन चेंज होगा ना। लेकिन अगर मुझे मोल्स गिवन है तो फिर गिवन वॉल्यूम से मैं पहले मोलारिटी कैलकुलेट करूंगा, फिर उसका रोल होगा, बाकी कैलकुलेशन अपन कर लो, ठीक है ना। ये अपने पास कैलकुलेशन था फॉर वी बेस। अभी इतना काफी है अपने लिए, थोड़ा 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 सीखेंगे अपन, ऐसे नहीं करेंगे एकदम से बहुत सारा बता दिया तो गड़बड़ हो जाए। तो ये अपना कैलकुलेशन था, तो राउंड ऑफ करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अपन बता सकते हैं कि हमें क्या बताना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है कि ठीक है, अब उससे आगे मतलब इसमें और वीक एसिड में अपन कुछ और नहीं करते हैं, अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपना सिलेबस बहुत स्लो भी चल रहा है, मुझे लग रहा है अपन थोड़ा सा फास्ट है ना, क्योंकि वैसे जैसे क्वेश्चन में बताना चाहूंगा वैसे मिलेंगे भी नहीं, अपन कभी और करेंगे, जैसे 12th क्लास का रिवीजन चल रहा है अब तो उनका, तो तुम्हारा भी रिवीजन शुरू होगा तो उसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पीएच फॉर, है ना, फॉर वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं आपको बताने वाला हूं कि अपन पीएच कैलकुलेट करेंगे वीक एसिड का जब उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड भी डालते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, विथ भी लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने तो सेंटेंस को क्लियरिटी के लिए ऐसा लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं अपने पास ऐसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मतलब एग्जाम्पल से ही अपन सारे पॉइंट अपने डिस्कस कर लेंगे कि भाई आप एग्जाम्पल लिख दो और उसमें मुझे एक्सप्लेन करके बता दो कि क्या करने वाले हो आप। कैलकुलेट द pH of 200 ml of 0.1 mole CH3COH when 0.1 molar HCl is present, is added to the solution, is present in the solution, ठीक है। KaHCl का तो होगा नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो Ka किसका होगा, एसिटिक एसिड के लिए। नहीं भी लिखोगे तो भी हमें पता है 1.8 10 की पावर -5। Ka for acetic acid is 1.8 into 10 की पावर -5, ये हो जाएगा भाई Ka का वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई कैलकुलेट करते हैं। पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं भाई, कंपैरिजन की बात करते हैं, मान लो HCl प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता, वो देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ए पार्ट लिख लेते हैं, इफ HCl इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, तो अपन कहते हैं फिर तो सिर्फ एसिटिक एसिड होता, तो अपने पास CH3COH होता, आराम से अपन उसमें डिसोसिएट करते और एस्टेटाइन बनता और H+ आइन आता, अल्फा चेक कर लेता, अल्फा इज लेस देन 0.1, K/C चेक करता, दैट इज लेस देन 0.1, सो डायरेक्टली बता देता H+ आइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K into C, so that is equal to अंडर रूट ऑफ 1.8 10 की पावर -5। अभी तो करवाया था आपने, सेम पार्ट ही तो दिया था, और 10 की पावर -1, therefore H+ आइन आता अपने पास 1.3 into 10 to the power of -3 log of, और pH मेरे पास होता 2.87 बताया था आपने, 86 बताया था थोड़ी देर पहले, ये आ जाता मेरे पास, H+ आइन ये बताया था, ठीक है। थोड़ी देर पहले लिखा तो था इधर कॉर्नर पे, यही तो अपन ने पहला क्वेश्चन तो यही किया था। अब अपन कहेंगे कि HCl मैंने ऐड किया तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई देखो HCl ऐड करने से when HCl is present, ठीक है ना, when HCl is present, तो जब आप HCl ऐड करोगे तो मेरे पास क्या था, सपोज कर लेते हैं कि देखो इनिशियली मेरे पास ये प्रेजेंट था,
ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया। ये CH3CO माइनस था और अपने पास ये H प्लस आएंगे, ये गिवन था अपने पास। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास C गिवन था 0.1, तो ये 0 अपन इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 है तो डायरेक्टली अपन X से भी बता सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम पे ये 0.1 माइनस X था, ये X हो जाएगा, ये X हो जाएगा, X C अल्फा, अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, X C, बाद में लिख भी लेंगे, पहले एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं। अब इसमें अगर आप HCl ऐड करोगे तो ये तो HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो एक तरीके से आपने किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, ये भी 0.1 बनेगा, ये भी 0.1 बनेगा। ये स्पेक्ट्रोट्राइन है, पानी से इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अपन को पता है, दे आर सॉल्ट ऑफ, दे आर एनाइन और कैटाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सो वो कॉन्जुगेट वीक कॉन्जुगेटेड बेस है ये, तो उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन H प्लस आइन तो इसमें बढ़ जाएगा ना सोल्यूशन में, और H प्लस आइन बढ़ेगा तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली-चिटलेस प्रिंसिपल। अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो फिर इसका जो कंसंट्रेशन आएगा, H प्लस आइन कंसंट्रेशन, वो तो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारा H प्लस आइन कंसंट्रेशन तो इससे आएगा। तो अपन पूछेंगे कितना कम हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि जब HCl नहीं था तो H प्लस आइन ये था, जब HCl नहीं था तो H प्लस आइन इससे कितना आ रहा था, 1.3 इंटू 10 की पावर -3। वीक एसिड है ना, पूरा थोड़ा डिसोसिएट होता है कि 0.1 मोलर लिए तो 0.1 मोलर ये आ जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। तो अपन कहेंगे भाई पहले ये डिसोसिएट होके कितना आ रहा था इसका अल्फा का वैल्यू, तो अपन कहेंगे इसका अल्फा का वैल्यू आ रहा था √1.8 इंटू 10 की पावर -5, और अल्फा अपने पास ये 10 की पावर -1 था, तो 10 की पावर -4 1.3 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा था अल्फा का वैल्यू। तो जब HCl नहीं था तो ये इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, अभी HCl डालोगे तो इसका डिसोसिएशन तो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन, बिकॉज इसका H प्लस आइन दैट इज कॉल्ड अ कॉमन आइन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आइन। अगर किसी दो रिएक्शन में एक जैसा आयन आ रहा है तो किसी एक पे कॉमन आइन इफेक्ट होगा और उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, और वो जनरली किस पे होगा, वीक पे होता है। तो इसका मतलब है अगर ये H प्लस आइन बहुत सारा देगा तो हमारे लिए तो सोल्यूशन H प्लस आइन कितना होगा, टोटल H प्लस आइन इन द सोल्यूशन, तो अपन कहेंगे भाई इससे आएगा X, अब जितना भी है X अपन तब अज्यूम कर रहे हैं जब ये भी प्रेजेंट है, तो अगर वो अज्यूम कर रहे हैं तो फिर टोटल H प्लस आइन आया मेरे पास ये 0.1 HCl से और X इससे, X का वैल्यू विल बी लेस देन दिस, क्योंकि X का वैल्यू ये तो तब होता जब HCl नहीं होता, और अगर X का वैल्यू इससे भी छोटा होना है तो इसके कंपैरिजन में तो X नेग्लिजिबल ही है भाई। भाई पहले ही X का वैल्यू जब ये नहीं था तभी X का वैल्यू 1.3 इंटू 10 की पावर -3 था। HCl तो ऐड करने के बाद ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली-चिटलियस प्रिंसिपल, जब आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, X का वैल्यू तो और छोटा हो जाएगा, इससे इस वैल्यू से भी छोटा हो जाएगा, तो फिर अपन कहेंगे भाई इसको नेग्लेक्ट कर लो, और क्या कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ X, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन लिखता हूं मैं, X नहीं लिख रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन in absence of HCl is 1.3 into 10 की पावर -3. On addition of HCl
the dissociation of CH3COH decreases due to कॉमन एंड इफेक्ट। अब ये कॉमन एंड इफेक्ट क्या है? तो ली चटरलेस प्रिंसिपल, भाई दो रिएक्शन है, अगर उनमें कॉमन आयन आ रहा है दोनों में, तो जो वीक वाला होगा उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम वही अटेन, उसी में इक्विलिब्रियम है, वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा पूरा। ड्यू टू कॉमन एंड। So the concentration of H plus ion from CH3COH in presence of HCl is negligible. Thus, the total concentration of H plus ion is almost nearly equal to the concentration of H plus ion, the concentration of H plus ion from HCl only. और वो कितना गिवन है अपन को? X plus 0.1 is almost equal to 0.1. Therefore, I will write that pH will be equal to minus log of H plus ion almost 0.1 है ना, so 0.1 that is equal to 1. ये pH, ये pH। और ये बात मैं हमेशा करूंगा कि जब भी मुझे एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन होगा, तो मैं पीएच कैलकुलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड डिसोसिएट नहीं हो पाएगा ड्यू टू कॉमन। इसलिए जब भी मुझे कोई ऐसा मिक्सचर गिवन होगा जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो मैं पीएच का कैलकुलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कैलकुलेट कर लूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा H प्लस आयन में वो नेग्लिजिबल अज्यूम कर लूंगा और अपना कैलकुलेशन कर दूंगा। लेकिन अपन कहेंगे नहीं, मेरी मर्जी, मैं तो चाहता हूं कि कैलकुलेट करूंगा मैं, बताओ एक्स कितना है। मतलब मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में, मुझसे पीएच नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तब तो कैलकुलेट करोगे ना कि कितना डिसोसिएट हुआ, बिल्कुल करेंगे। तो अभी कैलकुलेट करके बताओ कि अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। अपन कहेंगे कोई बात नहीं, हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है किसी का भी मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। अपन को अच्छे से क्लियरली पता है व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे x कैलकुलेट करना है और फिर मैं उसको डिवाइड बाय 0.1 कर लूंगा, तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। भाई डेफिनेशन तो डेफिनेशन होता है, अपन को पता है। अब तो आप x कैलकुलेट करोगे ना? बिल्कुल करूंगा, तो करो। अपन लिखते हैं कि भाई कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन दिस क्वेश्चन। सो मैं यहां पर अब ये वाला पार्ट हटा लेते हैं। अपन को समझ में आ गया कि भाई ये आपने मुझे इसलिए बताया कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब वहां पर कोई दूसरा एसिड नहीं होना चाहिए। जब अपन को सिर्फ एसिटिक एसिड गिवन है और वहां पर कोई दूसरा एसिड नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई इसके प्रेजेंस में अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो हाउ कैन आई से दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल रिमेन दिस। अब ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे इस कंडीशन, तो चेंज हो गए, बिकॉज ये तो डिसोसिएट ही नहीं हो पाया HCl के प्रेजेंस में। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते नहीं नहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इससे कैलकुलेट कर देते हैं। उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? उससे तो आप तब कैलकुलेट करते हैं जब वहां पर HCl नहीं होता। HCl के प्रेजेंस में तो डिसोसिएट ही नहीं होगा। आप अभी यही तो लिखवा रहे हो मुझे, तो फिर ये इक्वेशन एप्लीकेबल तब नहीं होंगे। तो फिर ठीक है, अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे।
तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक इन द अबव कंडीशन। तो मैं यहां लिख लेता हूं, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of CH3COH in above condition। अपन कहेंगे ठीक है भाई करो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, यही चीजें आपको सीखनी है। भाई आप कर क्या रहे हो, आप के वगैरह यूज करते हो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल यूज करते हो, अजम्पशन लेके अपना आंसर निकाल देते हो। वो अजम्पशन जो मैं ले रहा हूं ना, पूरे चैप्टर में आपको यही सीखना है कि आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, अपना आंसर निकालते हो। बगैर कैलकुलेशन के मैं मैक्सिमम 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। और आपके सारे न्यूमेरिकल्स, चाहे वो किसी बुक में गिवन हो, चाहे वो जेई के लास्ट 42 इयर्स में आए हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे और एग्जैक्ट वही आंसर आएंगे जो जेई में आते हैं। सो आप ये सीखोगे कि आप कैसे कैलकुलेशन से बचते हैं। लेकिन मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि भाई अगर मान लो कोई कैलकुलेशन करना है तो उसमें भी अपन कैसे बच के अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो वो अजम्पशन सीखने हैं आपको कि कैसे अजम्पशन अपन सीखेंगे। टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब तो कैलकुलेट करोगे ना आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो भाई CH3COH था मेरे पास, मैंने इसको इक्विलिब्रियम अटेन किया और CH3CO नेगेटिव आया अपने पास और H प्लस आयन आया। ये कॉन्सेंट्रेशन मुझे 0.1 गिवन था, ये 0 आपने x लिखा, इसको x लिखा, इसको 0.1 माइनस x लिखा। अपन ने डायरेक्ट अच्छा ठीक है लिख ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने सोचा एक लाइन और बचा लेते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर थोड़ा ज्यादा बताना पड़ा तो फिर मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये आ गया अपने पास। अगर सिर्फ ये होता तो अपन को पता था अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय c, लेकिन अगर HCl ऐड करेंगे तो HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, Cl माइनस हो गया, H प्लस आइन हो गया। ये 0.1 है और ये 0.1 है और ये 0.1 था जो खत्म हो गया। तो H प्लस आइन तो मेरे पास ये होगा, सॉल्यूशन में H प्लस आइन तो ये होगा, उस साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे अपन को पता है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई एक बात मुझे पता है कि आप किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में किसी भी सॉल्यूशन को ऐड करो, रिमूव करो, कुछ भी करो, उसका K थोड़ी चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव, concentration of H plus ion divided by concentration of CH3COH। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई in presence of HCl, अब देखना कैसे assumption लेता हूं। अगर HCl होगा तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन तो आपने बताया H प्लस आइन का किससे आता है, इसी से आएगा, इसमें तो बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान रहे हो कि मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो सम है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1, क्योंकि x का वैल्यू 1.3 इंटू 10 की पावर -3 से भी बहुत छोटा है। आप यही मान रहे हो ना, तो आप इसको ऑलमोस्ट कितना ले लो, 0.1 ले लो। मतलब इसमें इसको ऐड करूंगा तो वो नेग्लिजिबल आएगा x, तो अपन इसको 0.1 ले लेते हैं क्योंकि x का वैल्यू बहुत छोटा है। वैल्यू ऑफ x इज वेरी स्मॉल। तो आप ये मान रहे हो कि 0.1 प्लस x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1, ये आपने ले लिया। तो फिर 0.1 माइनस x को भी 0.1 ले लो, भाई ये भी 0.1 ले लो। फिर जब ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा इसके प्रेजेंस में, तो बता दो भाई ये वैल्यू, क्योंकि अपन सम को ही कर सकते हैं ना, किसी को ऐड करो या रिमूव करो तो ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो अपन बता सकते हैं दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1। यही तो अपन को केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया कि Kc के वैल्यू को देख के बता देना कि रिएक्शन फॉरवर्ड गया या नहीं गया, कहां अजम्पशन लेना है कहां नहीं करना है। ले लेते हैं, तो मेरे पास फिर तो बड़ा इजी हो गया। मेरे पास Ka आपने दे रखा था 1.8 इंटू 10 की पावर -5,
एस्टेटाइन मेरे पास गिवन है x, H+आइन मेरे पास गिवन है 0.1 और ये वैल्यू मेरे पास नियरली गिवन है, दैट इज आल्सो 0.1। तो मेरे पास x का वैल्यू आ गया 1.8 into 10 की पावर -5, ये आ गया मेरे पास x का वैल्यू। तो फिर अल्फा कितना आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा विल बी इक्वल टू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, दैट इज x by 0.1। सो x मेरे पास है 1.8 into 10 की पावर -5 और डिवाइड बाय करता हूं 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1। सो मेरे पास आ गया 1.8 into 10 की पावर -1। ये लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा भाई देखो इसके ऐड करने से ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, तो x जो पहले आ रहा था ना 1.3 into 10 की पावर -3, अब कितना आने लगा 1.8 into 10 की पावर -5। अगर ये 1.8 into 10 की पावर -5 है और 10 की पावर -1 है तो इसको निकालो, हटाओ, उसी को ले लो, इसलिए तो लिया अपन ने कैलकुलेशन। तो दिस इज नियरली 0.1, तो दिस इज आल्सो नियरली 0.1। अपन ने k तो कभी चेंज हो नहीं सकता किसी के एडिशन से रिमूवल से, k तो वही रहेगा। तो अपन ने कहा भाई H+आइन 0.1 है, ये 0.1 है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा उतना ये डिसोसिएट जरूर होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी से आ सकता है ना, H+आइन तो इससे भी आ रहा था और इससे भी आ रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ इसी से आ सकता है। तो जितना ये होगा उतना ये डिसोसिएट जरूर हुआ है, तो इसलिए अपन ने x कैलकुलेट कर लिया। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। Cl- का क्या होगा, तो उससे Cl- से पूछ लेंगे कि तेरा क्या होगा उस टाइप से, है ना। तो अपन को पता तो है यार Cl नेगेटिव आयन इट इज अ स्पेक्टेटर आयन, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेटेड बेस है, वो तो वाटर से इंटरेक्ट करता ही नहीं है, और वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो तो स्पेक्टेटर आयन है, इट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन एज सच, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। तो अब ना एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप करोगे, मतलब एक दो क्वेश्चन दूंगा तो आप अपने आप करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ऐसे करना था, वो भी आप आराम से देख लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ पहले। तो अपन को यहां से जो पॉइंट अपन को समझ में आया वो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, वो जगह नहीं तो मैं ही लिख देता, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको शायद हेल्प मिलेगी इसको देख के करने में कि मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ और वो सेंटेंस अपन नोट करके नीचे लिख लेते हैं। ये जो नोट वाले सेंटेंस है ना, ये हमेशा मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, जब भी आपको क्वेश्चन होगा ना या रिवीजन करेंगे कुछ भी करेंगे तो हमेशा याद दिलाऊंगा, देखो मैंने आपको बताया था ऐसे करना होता है, ठीक है। तो एक नोट लिखेंगे अपन, whenever we are given whenever we are given whenever we are given the mixture of weak acid and strong acid, whenever we are given the mixture of weak acid and strong acid, weak acid and strong acid ब्रैकेट में लिखो, और weak base and strong base ब्रैकेट में लिखो आप, और weak base and strong base, ब्रैकेट क्लोज कर लिया अपन ने। then always calculate the pH from the resultant concentration of H+ion in the solution, from the resultant concentration मतलब total concentration है, resultant concentration of H+ion in the solution।
एक तरीके से आपको अज्यूम करना है कि भाई स्ट्रॉन्ग से ही आ रहा होगा सब कुछ। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये अपन ऐसे बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। लिखें क्वेश्चन, resultant concentration of strong acid in the solution। तो अपन एक क्वेश्चन लिख लें। अपना क्वेश्चन है, फाइव हंड्रेड ml of 0.2 molar, 500 ml of 0.2 molar। अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं 500 ml of 0.2 molar, 500 ml of 0.2 molar acetic acid is mixed with 500 ml of 0.2 molar acetic acid is mixed with 500 ml of 0.2 molar HCl solution, 500 ml of 0.2 molar HCl solution, HCl solution। Calculate the pH of solution and degree of dissociation of acetic acid। Calculate the pH of solution and degree of dissociation of acetic acid। Calculate the pH of solution and degree of dissociation of acetic acid। pH of solution and degree of dissociation of acetic acid। And degree of dissociation of acetic acid। आपको बताना है इसमें।
मेरे पास 2 आंसर आए हैं, जिसमें पीएच और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया गया है। और दोनों ही गलत है। अच्छा देखो, मैंने चेक करिए पर देखो, मैंने आपको दिया है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COH। ये सही आया, एक आंसर अपने पास सही आया, आर्यन, है ना। और एक मैंने आपको दिया हुआ है 200 ml ऑफ 0.1 मोलर 0.2 मोलर HCl। पता, अब मैंने एक साथ नहीं दिया दोनों, अब मैंने मिक्स करने की बात की है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH क्या हो जाएगा? 0.1। भैया वॉल्यूम डबल हो जाएगा ना। अब इसका इसमें इसको ऐड करो या इसमें इसको ऐड करो, वॉल्यूम तो डबल होगा ना। तो मैं कैलकुलेट करूंगा ना M1V1 इज इक्वल टू M2V2। भाई पहले मेरे पास एसिटिक एसिड था 0.2 इंटू 200। अभी आप अगर दोनों को एक साथ मिक्स करोगे तो मोलारिटी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 400 में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, अब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, वो भी 0.1। पहले आपने क्या लिखा था? दे आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये दिया था आपने पहले मुझे। अभी क्वेश्चन में आपने कहा दोनों को ऐसे ऐसे वॉल्यूम मिक्स किया। अच्छा चलो, ये लो। वो कह रहा सर आपने 500 दिया है, ये लो, ले लो, कर दिया मैंने, 500 कर दिया, ये लो 0.1 बोल रहा। मुझे पता था, मैंने वॉल्यूम डबल किया है, कंसंट्रेशन आधे लेने। दोनों को मिक्स करूंगा तो वॉल्यूम डबल होगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। बाकी ये लिखा हुआ, आप सेंटेंस पढ़ो, आपने साफ साफ लिखा हुआ है सेंटेंस में, कैलकुलेट द pH फ्रॉम द रिजल्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ H ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब भाई अपन ये याद रखेंगे कि अपन को कंसंट्रेशन में जो गिवन है वो पूरा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या आप कुछ मिक्स विक्स कर रहे हो? मिक्स करोगे तो वॉल्यूम चेंज होंगे, वॉल्यूम चेंज होंगे तो कंसंट्रेशन चेंज होंगे, और इस चैप्टर में मुझे कंसंट्रेशन से डील करना है। बस वही गलती करते हैं, और उसके अलावा बाकी तो मैंने दे ही रखा था। बाकी अपन कोई वीक बेस से कैलकुलेशन करवा लेता हूँ, जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वैसे मैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ। HCl की जगह NaH ले लूंगा, और इसकी जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लूंगा, उसका Kb दे दूंगा। अपन को पता है सेम कंसेप्ट अपन को यूज करना है, आंसर आ जाएगा। पक्का। तो भाई ये जो रिजल्टिंग वॉल्यूम वाला पार्ट है ना, इसको ध्यान रखना। तो कैसे बताओ अपना, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड है, या एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है, तो कैसे कैलकुलेट करना है अपन को पता है। और ब्रैकेट में अपन ने लिखा हुआ कि अगर वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो भी कंसेप्ट सेम रहेगा। बस बेस में क्या होगा, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो अपन H प्लस साइन थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, OH माइनस साइन, फिर पीएच बताएंगे। OH माइनस साइन से POH, और उसके बाद पीएच बताएंगे। डन, ठीक है। तो फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते
4th पॉइंट में अपन लिखते हैं कि मान लो अपने पास 2 वीक एसिड है, pH फॉर मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, और वीक बेसिस, वीक बेसिस। जो कंसेप्ट आप एसिड के लिए यूज करते हो वही मैं बेस के लिए यूज कर दूंगा, बस डिफरेंस इतना होता है कि के एसिड के लिए लोगे आप, के बी में बेस के लिए लूंगा। एसिड के लिए आप H प्लस साइन कैलकुलेट करोगे, बेस के लिए मैं OH कैलकुलेट करूंगा। अब मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड से तो विल राइट लाइक दिस। अब मैं ऐसे नहीं ले रहा कि मतलब एक एसिड H1A है और एक एसिड H2A है, सीधा एसिड ले लेता हूं कोई ना कोई, और उनके वैल्यूज भी अपन को पता, ऐसे भी ले सकते हैं जनरल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लेना और भी इजी होता है। एक वीक एसिड तो अपन एसिडिक एसिड, कैलकुलेट pH ऑफ solution when solution containing 0.1 molar CH3COH and 0.2 molar HCOH, that is a formic acid। दोनों के Ka1 और Ka2 गिवन है। एसिटिक एसिड के लिए Ka1 गिवन है मुझे, और इसके लिए मुझे Kb2 Ka2 गिवन है। सो इसके लिए मुझे 1.8 10 की पावर -5 गिवन है, और ये होता है 3.8 इंटू 10 की पावर -4। वैसे मैंने आपसे कहा था कि ये मल्टीप्लिकेशन के पहले वाले वो पार्ट नहीं लूंगा मैं, अपन को सिर्फ आइडिया होना चाहिए, वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 3.8 इंटू 10 की पावर -4 है, और वो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 है, वो अपन को पता है। ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लूंगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लेता हूं, जस्ट एक जनरल इक्वेशन बनाने के लिए। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास एसिटिक एसिड भी है, मेरे पास, क्योंकि अब तो दोनों ही इक्विलिब्रियम में होंगे ना, क्योंकि दोनों ही वीक है। ये CH3CO नेगेटिव बनाएगा, H प्लस साइन बनाएगा। इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन C1 गिवन है, ये C1 अल्फा 1 होगा, ये C1 अल्फा 1 होगा, और ये C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा 1। दूसरा मेरे फॉर्मिक एसिड होगा, मेरे पास फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, दैट विल बी HCO नेगेटिव, ये एसिडिक एसिड था, ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें भी H प्लस साइन आएगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन ने C2 ले रखा है, 0 0, ये C2 अल्फा 2 होगा, ये भी C2 अल्फा 2 होगा, और ये होगा C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये होगा अपने पास। ठीक है, इसके लिए मुझे Ka गिवन था, Ka1, और इसके लिए Ka2, चलो लिख लेते हैं। इसका Ka1 है CH3CO नेगेटिव, H प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH। इसके लिए लिख लेता हूं, HCO नेगेटिव आयन दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटाइन, H प्लस साइन और डिवाइडेड बाय करूंगा CH3COH, HCOH, ये फॉर्मिक एसिड, ये गिवन है अपन को, ये अपन को गिवन है। अपन क्या कहेंगे, देखो भाई H प्लस साइन इससे भी आएगा, H प्लस साइन इससे भी आएगा, और दोनों ही वीक। तो H प्लस साइन टोटल मैं ऐसे लिख लूंगा इन द सॉल्यूशन, C1 अल्फा 1 उससे आया और C2 अल्फा 2 इससे आया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, H प्लस साइन
डिवाइडेड बाय C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, और यहां लिख सकता हूं C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय लिख सकता हूं C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, ये लिख सकता हूं। ठीक है, लिखो। अच्छा, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे बहुत कुछ बता सकते हो। H प्लस साइन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कैलकुलेट कर लूंगा और बता दूंगा, उसका माइनस लॉग लेके। कैलकुलेट कैसे करोगे? तो यहां से मैं बहुत कुछ बता सकता हूं वैसे, मतलब अपन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं अपन कि भाई देखो, मैं ऐसे तो बता ही सकता हूं कि A1 अपॉन के A2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं C1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन C2 लिख सकता हूं। इधर अल्फा 1 भी है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अल्फा 1 अपॉन दिस करने पर ये C1 तो कैंसिल हो गया। सो व्हाट आई गॉट, अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2, इसलिए तो कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया, ये बचेगा मेरे पास। मतलब मैं इसे ऐसे बता सकता हूँ कि A1 अपॉन के A2 विल बी इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। तो इससे फायदा क्या, मैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही बता पाया बस, वो तो पहले ही बता देता मैं, वो तो यही देख के बता देता हूँ। तो जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। अब यही तो बता रहे, के का वैल्यू किसका ज्यादा है, K2 का, तो K2 ज्यादा है, इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ अल्फा 2 का वैल्यू अल्फा 1 से ज्यादा होगा, बस इतना ही बता सकता हूँ। दोनों ही वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। H प्लस साइन बताओ कैसे कैलकुलेट करो? तो अपन क्या करेंगे, अपन देखो एक बात है, अपन को अगर H प्लस साइन कैलकुलेट करना है तो अपन एक इसमें से दोनों इक्वेशन को देख के एक बार चेक करते हैं। इक्वेशन को देख के मैं ये तो बता सकता हूँ पक्का, ये वाला स्टेप आएगा ना, वैल्यूज इतने छोटे हैं ना, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा आएगा, तो अपन लिख देंगे ना, ये 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 अपन बता सकते हैं, अगर अल्फा वैल्यू छोटा है तो अपन बता सकते हैं। वो मैंने बोला नहीं था, तुमने सही पूछा कि भाई वो ऐसे कैसे लिख दिया सर, बता तो दो, अगर वो छोटा है तो एज्यूम करना है या नहीं। बिल्कुल मैंने वही एज्यूम किया और उसके बाद लिखा, है ना, इसलिए ऐसे लिखा मैंने। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, मुझे H प्लस साइन इससे भी कंसिडर करना है, मुझे H प्लस साइन इससे भी कंसिडर करना है, तो मुझे तो सामने एक बात दिख रहा है कि इधर H प्लस साइन उतना जरूर आएगा जितना ये आया होगा। भाई इससे जितना ये आएगा उतना H प्लस साइन आएगा, इससे जितना ये आएगा उतना H प्लस साइन इससे आएगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इस सोल्यूशन में जो टोटल H प्लस साइन है ना, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCO नेगेटिव। बिल्कुल सही भाई, जितना ये आएगा उतना H प्लस साइन इससे आएगा, ये आएगा तो ये भी आएगा और जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा इससे, तो अगर मैं इसके और इसके कंसंट्रेशन को ऐड कर लूं तो मुझे टोटल H प्लस साइन कंसंट्रेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं H प्लस साइन टोटल इन द सोल्यूशन। अब एक ही बात है, H प्लस साइन लिखो या टोटल लिखो, एक ही बात है, सोल्यूशन में H प्लस साइन है अपने पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं एसिटिक टाइम को लिख सकता हूं Ka1 इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय H प्लस साइन। मैं इसको लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, क्योंकि ये तो K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Ka1 इंटू CH3COH डिवाइडेड बाय H प्लस प्लस Ka2 इंटू HCOH डिवाइडेड बाय H प्लस आई, ये लिख सकता हूं। बिल्कुल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लिखा, मैं तो बिल्कुल उसको करेक्ट अज्यूम करूंगा, कोई असम्पशन नहीं लिया आपने। तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन का स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
will be equal to Ka1 into concentration of acetatide, और एस्टेटाइन का concentration होगा C1 into 1 minus अल्फा प्लस H प्लस है तो यहां मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो Ka2 into C2 into 1 minus अल्फा, ये आपने सही किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ठीक है H प्लस साइन कैलकुलेट करना है तो इसका रूट ले लो, अल्फा 1 और अल्फा 2 अपन को पता है, Ka1 अपन Ka2 होता है, यहां से अपन को पता चल जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो भाई इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बड़ा पास पास है, तो ये इस पे कॉमन इन इफेक्ट शो करेगा, ये इस पे कॉमन इन इफेक्ट शो करेगा, सो ये इसको डिसोसिएट होने में रेजिस्ट करेगा और ये उसको डिसोसिएट होने में रेजिस्ट करेगा। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों के आपस में प्रेजेंट, एक दूसरे के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने से दोनों पे डिग्री ऑफ कॉमन इन इफेक्ट लगेगा। सो अल्फा 1 और अल्फा 2 का अपन ने लेस देन 0.1 अज्यूम किया, वही चीज अपन यहां अज्यूम कर लें। अगर यहां अज्यूम कर लें तो अपने लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर कैलकुलेशन के लिए। भाई इफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज लेस देन 0.1 इज लेस देन 0.1, देन तब तो कैलकुलेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं अपने पास। H plus sign will be equal to under root of Ka1 C1 plus Ka2 C2, तो बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। इधर लिख देता हूं, H plus sign will be equal to under root of Ka1 C1 plus Ka2 C2, तो बड़ा इजी हो गया फिर तो अपने लिए। कोई क्वेश्चन में मुझे C1 C2 भी गिवन है, Ka1 K2 गिवन है, ऐड करता हूँ रूट लेके और H प्लस साइन आ गया, एक बार H प्लस साइन आ गया तो ये चाहिए। इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या तुम्हारे पास, यही तो बचा डिवाइड करने में। यस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो इसके पहले वाले में मैंने बिल्कुल क्लियरली लिखवाया हुआ आपको, अगर मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड है, you just take H plus sign is equal to under root of Ka1 into C1 plus Ka2 C2. और अगर मिक्सचर ऑफ बेसिस होता तो यहां पर OH होता और ये Kb हो जाते बस, अगर मिक्सचर ऑफ बेस होता। इसी क्वेश्चन के लिए पीएच कैलकुलेट करना है तो अपन अभी कैलकुलेट करके बता देंगे, क्योंकि ये तो बड़ा इजी है। भाई आपने यहाँ पर सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ही तो नेग्लेक्ट किया, और ऑब्वियसली बात है जब मिक्स करोगे तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस पे, मतलब कॉमन इन इफेक्ट इस पे होगा और इसका कॉमन इन इफेक्ट इस पे होगा, तो दोनों के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में चेंज आएगा, दोनों ही डिसोसिएट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। C1 C2 कैसे कैंसिल हुआ, मतलब इधर इसका C1 कैंसिल हो गया, इधर C2 कैंसिल हो गया, उसमें C1 C2 कैसे कैंसिल हुआ, कहां कैंसिल किया, C1 C2 तो लिखा हुआ है। किसी को डाउट है आप बता सकते हैं और बोल भी सकते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो फिर कोई वो थोड़ी है कि रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो आप बोल भी सकते हो कि उस वाले पार्ट को आप समझा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
OH माइनस साइन लिख लेते हैं फॉर मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस। सिमिलरली फॉर मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस, है ना, फॉर वीक बेसिस we can write OH minus n is equal to under root of Kb1C1 plus Kb2C2. ये बड़ा इजी हो गया मतलब अपने लिए। तो फिर मतलब हमें बस ये आना चाहिए कि दोनों वीक है ना, हमें सिर्फ एसिड बेस पहचानना आना चाहिए। तो पिछले 3 क्लास अपन ने पढ़े एसिड बेसिस, तो यही बताने के लिए तो पढ़े थे भैया, आपको पता रहे कि वीक एसिड वीक बेस ये सब होते हैं क्या। अब पीएच अपन बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते। वो बस एक बात ध्यान रखना वो कि किसी ऐसा ना हो कि वो दो इधर अपन ने फिर लिखा कि प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन 0.1 मोलर एंड 0.2 मोलर, ऐसा ना वो मिक्स करें। तो वो ध्यान रखना, मैंने इक्वल वॉल्यूम दिया था इसलिए कंसंट्रेशन हाफ कर लिया था अपन ने, अलग अलग वॉल्यूम भी दे सकते हैं, वो कंसंट्रेशन भी पूछ लिया ना मोल कॉन्सेप्ट का। तो मोल कॉन्सेप्ट का सेपरेट क्वेश्चन क्यों बनाऊंगा, इसलिए बना देता हूं, वही होता है एडवांस में। अब देखो वीक एसिड सिर्फ या वीक बेस वो भी कर लिया अपन ने, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्यूशन बना लिया अपन ने, वीक एसिड का वीक एसिड के साथ बता दिया अपन ने। ये वीक एसिड के सारे कॉम्बिनेशन हो गए, वीक बेस और वीक एसिड के। अब अपन बात करते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा एसिड है जो एक से ज्यादा प्रोटॉन दे, फिर क्या करेंगे। तो उसको कहते हैं अपन डाइप्रोटिक एसिड। सो पीएच कैलकुलेशन फॉर डाइप्रोटिक एसिड्स, फॉर डाइप्रोटिक एंड डाइप्रोटिक, इसको डाइप्रोटिक भी बोलते हैं। अब मैं ना थोड़ा सा एक वर्ड की बात करता है, डाइप्रोटिक एसिड एंड bases, weak acid and weak bases। अब अपन देखते हैं कैसे, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा तो मोनोप्रोटिक एसिड है, एक ही प्रोटॉन है, इसको अपन बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मतलब एक ही बेस चाहिए H प्लस आयन निकाल, लिखा ना ऐसे। ये डाइबेसिक एसिड, दो देखा ना, एक OH देखा, मोनो एसिडिक बेस, बेस है ना, मोनो लगा हुआ है, एक ही H प्लस आयन से रिएक्ट करेगा, सो वो मोनो एसिडिक बेस। डाइएसिडिक बेस, ठीक है। तो आप यहां बोलना चाहते हो मुझसे कि इसको मैं डाइबेसिक एसिड बोल सकता हूं, डाइप्रोटिक, और जो बेसेस हैं उसको मैं डाई एसिडिक बेस बोलना चाहता हूं, जो दो OH देते हैं, जैसे दो एसिड थे, दो H प्लस आयन। पॉलीप्रोटिक मतलब जो H प्लस आयन 3 या उससे ज्यादा दे, वो पॉलीप्रोटिक होगा।
अब मुझे तुम 10 डाइप्रोटिक एसिड बताओ। चलो बताओ 10 डाइप्रोटिक एसिड, ये तो मैंने बताया, इसके अलावा बताओ 10 डाइप्रोटिक एसिड्स। H3PO3 बिल्कुल, इट्स अ डाइप्रोटिक। H2CO3 बिल्कुल, इट्स अ डाइप्रोटिक। H2O2 कंसिडर नहीं करूंगा, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर, 2 प्रोटॉन नहीं देता। बताओ भाई, बताओ, ये 8 मार्क का क्वेश्चन आया था 2010 में कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डाइप्रोटिक एसिड्स, 8 मार्क्स, जेई एडवांस। सर H2S। बिल्कुल, किसी ने अपन को H2SO3 भी बताया है, बिल्कुल बताया। H3PO4, ये कौन बता रहा है H3PO4? इसको दोनों हाथ से मारूंगा। H3PO4 इज ट्राइप्रोटिक एसिड, n फैक्टर 3 होता है, बताया हुआ है ये तो ट्राइप्रोटिक है, जो 3 प्रोटॉन देगा, ठीक है ना, ये ट्राइप्रोटिक है, ये नहीं बताएंगे अपन। अब बताओ, बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। फॉस्फोरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, H2S सल्फ्यूरस एसिड, क्रोमिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। फिर बाकी अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई एक ही के सारे ही होंगे। H2S है तो H2SE, H2TE, H2PO, ऐसे तो बहुत सारे बता देंगे फिर अपन। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सर H2N2O2 आएगा। H2N2O2 हाँ आएगा, बिल्कुल, वो डाइमर जैसे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो डाइमर जैसे एग्जिस्ट करता है ना। अब तुम लोग थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते ना तो मुझे मतलब बोलते सर आप बताओ कितने बताने हैं, 10 तो छोड़ो, है ना। एक ही कंपाउंड से पता नहीं कितने बनाते रहते हैं। ये लो भाई, कितने चाहिए आपको? अब ये भी तो देख लें अपन को क्या क्या गिवन है। सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड क्या होता है भैया? सिट्रिक एसिड बता दो आप क्या होता है, मुझे नहीं पता। फिर H3BO3 लिखा होगा, मतलब ऐसे ना कि चलो लिख देते हैं, अगर सर को नहीं पता होगा तो अपन को मतलब हो ही जाएगा अपना काम। ये तो होता ही नहीं, प्रोटिक एसिड ही नहीं होता है तो प्रोटॉन थोड़ी देता है, तो पानी से OH लेता है, इसलिए एसिड है, लुईस एसिड है। ये इसलिए एसिड है क्योंकि पानी से OH ले लेगा वो एंटी ऑर्बिटल में, तो ये ऐसे बना देगा,
ये बन जाएगा भाई। वो तो प्रोटॉन देते ही नहीं, प्रोटिक एसिड ही नहीं, इट्स नॉट अ प्रोटिक एसिड, इट्स अ एसिड बट नॉट अ प्रोटिक एसिड। बट प्रोटॉन दिखने का मतलब ये थोड़ी सारे प्रोटॉन दे ही देगा, है ना। ठीक है, चलो भाई अब ठीक है, तो काफी हो गए, मतलब ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं अपन से, तो ये इस टाइप का अपन को पता होना चाहिए। तो डाइप्रोटिक एसिड वो होंगे जो एक स्टेप में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, दो स्टेप में कंप्लीटली डिसोसिएट। तो ठीक है भाई, अपन ले लेते हैं ऐसे, मैं इसको हटा देता हूँ, ये सारे आपने लिख लिए हैं डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, अपन ने डाइप्रोटिक एसिड लिख लिया। अब अपन डाइप्रोटिक एसिड्स में लिखेंगे, दैट इज डाइप्रोटिक एसिड में वी कैन राइट दैट कि भाई अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, जैसे अपन ले लेते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ही ले लो आप, तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ 200 ml ऑफ 0.1 मोलर, ठीक है भाई, मोलारिटी दे रखा है अपन को, इसलिए वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ H2CO3 कार्बनिक एसिड ले लिया अपन ने, कोई भी H2S ले लो, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी, मतलब हमारी मर्जी, अपन कुछ भी ले लें, जो आपको मर्जी चाहे वो ले लो, डाइप्रोटिक होना चाहिए है? तो अगर ये अपन को गिवन है H2S, बट इसके लिए ना अपन को Ka गिवन होंगे भाई, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट देना होगा, क्योंकि ये 2 बार में H प्लस साइन देगा। इसके लिए मुझे Ka1 गिवन होगा 10 की पावर -7 होता है, और Ka2 गिवन होगा दैट इज 10 की पावर -12। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना ऐसे कि जैसे मेरे पास H3PO4 है, ये 3 स्टेप में डिसोसिएट होगा, Ka1 10 की पावर -3, Ka2 10 की पावर -7, Ka3 10 की पावर -30। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वैल्यूज मैं यूज कर रहा हूं वही होते हैं। सो अगर कोई अपन से पूछेगा तो अपन बता भी सकते हैं। अब मेरे पास एक एसिडिक एसिड गिवन है, ये अपन ने बहुत बड़ा एसिडिक एसिड, इसका Ka मुझे गिवन है 1.8 into 10 की पावर -5, और मुझसे पूछा गया कि बताओ दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, 1 या 2, तो क्या करेंगे? वन को बताएंगे या 2 को बताएंगे? तो अपन हमेशा इससे कंपेयर करेंगे, इनको नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे अपन, तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। मतलब अगर डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड्स है तो उनके Ka1 Ka2, इसके लिए डाइप्रोटिक है तो 2 Ka गिवन होंगे, आपने दिया, ट्राइप्रोटिक था तो 3 Ka होगा, 3 स्टेप में डिसोसिएट होगा। तो जब भी अपन कंपैरिजन करेंगे, अगर कोई डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक है तो फिर उसका Ka1 से ही कंपेयर किया जाएगा, ये वैल्यू काफी बड़ा है इससे, मतलब दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। ठीक है, तो अपन Ka1 से कंपेयर कर देंगे अगर कोई डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक है। इन तीनों में अगर कंपेयर करना है तो अपन कहेंगे, अगर इन तीनों में कंपेयर करना है तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये, फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो फिर ये, और फिर उसके बाद ये, ऐसे बताएंगे। ठीक है, चलो अब अपन इसके पीएच की बात करते हैं कि भाई पीएच कैसे कैलकुलेट करें। अब अगर अपन इसके पीएच की बात करेंगे तो पहले तो उसका डिसोसिएशन देख लेते हैं कि कैसे बताना है। अपन कहेंगे भाई H2S है, कंप्लीटली तो डिसोसिएट होता नहीं, वो तो आपको दिख रहा है भाई, आपने तो कहा था अगर 10 की पावर -3 होता है ना किसी का Kc, तो आपने कहा था अज्यूम कर लेना रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं किया, ये तो 10 की पावर -7 है, तो फिर बताओ अजम्पशन कैसे लेने हैं। आप यही तो बताते हो कि अजम्पशन लेके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, H2S को लिखेंगे अपन तो HS माइनस साइन आएगा और एक H प्लस आएगा, बस इसके लिए Ka1। उसके बाद जो HS है वो तो
एच जो होगा वो फिर डिसोसिएट होगा और इसके लिए अपन को सल्फाइडाइन मिलेगा और H प्लस आइन फिर मिलेगा, लेकिन इसके लिए के इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो Ka2 है। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये तो पहले ही पढ़ा चुके आप मुझे, नहीं वो कैसे, सीक्वेंशियल रिएक्शन है ये तो भाई, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में आप रिएक्टेंट जैसे यूज कर रहे हो, तो आपने पहले ही बता रखा है फिर तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। लेकिन अब आप मुझे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड बताओगे। अब देखो एक बात, इसका के मुझे गिवन है 10 की पावर -7 और इसका के मुझे गिवन है 10 की पावर -12। दोनों में डिफरेंस जो है, इसका के जो है 10 की पावर 5 टाइम ज्यादा है इससे, मतलब इसका डिसोसिएशन 1 मिलियन टाइम ज्यादा होगा इससे। तो हम तो रिलेटिव बात करेंगे, हम तो रिलेटिव की बात करेंगे। इसका डिसोसिएशन 1 मिलियन टाइम ज्यादा होगा इससे, क्यों? क्योंकि इसमें आपने के वैल्यू 1 मिलियन टाइम ज्यादा दे रखा है इससे, 10 की पावर 5 टाइम्स। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इधर जब ये डिसोसिएट होगा तो इस के से H प्लस एन आ गया भाई रिएक्शन में, तो जब इसको डिसोसिएट होना है ना, तो उस सोल्यूशन में पहले से H प्लस आइन है, तो ड्यू टू कॉमन इन इफेक्ट ये डिसोसिएट, ड्यू टू कॉमन इन इफेक्ट, क्योंकि पहले से H प्लस आइन होगा ना सोल्यूशन में, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा। हाँ, तो इसलिए Ka2 का वैल्यू छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड है तो उसका Ka1 हमेशा बहुत ज्यादा रहा होगा Ka2 से, बिल्कुल ऐसा होगा। Ka1 का वैल्यू हमेशा Ka2 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि Ka2 के लिए वो सेकंड डिसोसिएशन होगा, और सेकंड स्टेप डिसोसिएशन होगा तो पहले से H प्लस पड़ा होगा, तो इसको डिसोसिएट करना मुश्किल हो जाएगा। अपन बता भी सकते हैं जिसका Ka1 ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उससे जिसका Ka2 छोटा होता है। अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब आप ये बताओ मुझे करना क्या। तो अपन कहेंगे पहले आप इसमें H प्लस आइन कैलकुलेट करने के लिए आप सीक्वेंशियल रिएक्शन आपको पता है कि भाई एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट जैसे आपने यूज किया, ठीक है। तो पीएच के लिए मैं कैसे यूज करूं उसको, तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया है 0.1, इसको आप पानी में डालने वाले हैं। पानी में डालोगे तो ये x आएगा, ये x आएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, लिख लिया मैंने। ये तो आपने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन ये जो x आया ना अपने पास, ये x फर्दर डिसोसिएट हुआ भाई, ये वापस डिसोसिएट हो रहा ना, HS नेगेटिव, तो ये डिसोसिएट होके अगर ये y बनेगा, ये y बनेगा, तो ये कितना बचेगा अपने पास इक्विलिब्रियम, तो अपन कहेंगे x माइनस 1, ठीक है। तो अपन ने क्या किया भाई, सेपरेट रिएक्शन लिखने के लिए कि अलग अलग डील करना है, तो अपन इसको बता देंगे कि भाई ये x था, y डिसोसिएट हो गया, तो सोल्यूशन में कितना बचेगा, x माइनस y बचेगा। भाई अपन ने तो यही कहा था कि हमने तो H2S डाला था पानी में, ये x बना, ये x बना, ये x फर्दर डिसोसिएट होगा तो ये y में डिसोसिएट हो रहा है सपोज, तो ये y बनेगा, ये y बनेगा, तो ये कितना बचेगा, x माइनस y बचेगा। तो अपन ने सेपरेट किया, और टोटल H प्लस आइन इन द सोल्यूशन क्या हुआ, तो अपन कहेंगे x इससे आया तो y ऐड कर लेते हैं, क्योंकि y इससे आया, तो टोटल H प्लस आइन अपन x प्लस y ही बताएंगे, यही बताएंगे। अब अपन बात करेंगे कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में अपन कहेंगे देखो भाई, H प्लस आइन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो Ka1 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस आइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 प्लस। सो Ka1 विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास गिवन है x माइनस y, ये मुझे गिवन है x प्लस y, और ये मुझे गिवन है 0.1 माइनस x, और Ka मुझे गिवन है कितना, 10 की पावर -7। अब इसको देख के तो मैं डर ही जाऊंगा थोड़ा, मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक वगैरह लिखूंगा, कैलकुलेशन में मैं सोचूंगा फंस गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देख भाई इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में 10 की पावर 5 टाइम्स कम है, तो y का वैल्यू तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही आएगा ना, क्योंकि इसका डिसोसिएशन इसके कंपैरिजन में 10 की पावर 5 टाइम्स कम होने वाला है, और कॉमन एन इफेक्ट भी लगेगा। इसका मतलब y तो नेग्लिजिबल ही होगा x के कंपैरिजन में, फिर तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे भाई, y अगर नेग्लेक्ट कर लो तो ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ गया, मैंने इसको लिखा सिंस वैल्यू ऑफ KA1 is very very large as compared to KA2, therefore dissociation of second step is negligible, is negligible। ठीक है भाई, therefore x is very very large as compared to y, so x plus y is almost equal to x and x minus y is almost equal to x। एक बार तो आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, तो मेरे पास आ गया KA1, therefore KA1 will be equal to x square upon 0.1 minus x, ये आ गया अपने पास। अब देखो, now the value of, now value of KA1 is equal to 10 की पावर minus 7, which is very low, very low। तो आप क्या कहना चाहते हो कि इसका वैल्यू 10 की पावर, मतलब के इक्विलिब्रियम 10 की पावर माइनस 7 है, तो रिएक्शन ज्यादा नहीं गया आगे, मतलब x का वैल्यू बहुत छोटा है। हाँ, यही कहना चाहते हो कि अगर 10 की पावर माइनस 3 होता है तो अपन कहते हैं रिएक्शन आगे नहीं गया, तो 10 की पावर माइनस 7 है, इसका मतलब है x का वैल्यू बहुत छोटा है इससे। और अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है, वेरी लो, सो x is very very less as compared to 0.1, thus 0.1 minus x is nearly 0.1। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि KA into 0.1 will be equal to x square, यही कहना चाहते हो ना। तो भैया इतना क्यों कैलकुलेट किया, सीधा ही कह देते ये एक वीक एसिड है, इससे H प्लस आयन कैलकुलेट करना है, लो मेरा आंसर आ गया। इतनी कहानी बताने की जरूरत क्या थी, लेकिन बताने की इसलिए जरूरत थी कि भाई मैं ये सी ही तो है और ये एक्स H प्लस आयन ही तो है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास डाइप्रोटिक एसिड है और Ka में एटलीस्ट 10 की पावर माइनस 2 का डिफरेंस है, तो सीधा फर्स्ट स्टेप से ले लो, फर्स्ट स्टेप का Ka1 लेके और कंसंट्रेशन लेके वीक एसिड का, डाइप्रोटिक एसिड का सीधा H प्लस आयन बता दो, कुछ भी कैलकुलेट मत करो। ये सारा पार्ट वही तो लिखा मैंने, इतना कॉम्प्लेक्स तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला। मैं तो क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा ये वैल्यू क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा 10 की पावर माइनस 2, मतलब 10 की पावर 2 का भी डिफरेंस होता ना, तो भी मैं कहता y को निगलेक्ट कर दो, और y को निगलेक्ट करके मैं ये इक्वेशन बना लेता, और इसमें भी इसको चेक करके अगर ये 10 की पावर माइनस 3 या उससे छोटा है तो ये वाले x को भी निगलेक्ट कर देता, तो सीधा यही बनता है, तो सीधा यही कैलकुलेट कर लेता ना, इतना सारा क्यों कैलकुलेट। ये बताने के लिए कि जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करूंगा,
बट इतना कैलकुलेशन कि मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखूं, उसके बाद 0.1 माइनस एक्स लिखूं और वाई स्क्वायर भी आएगा, मुझे कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो assumption थोड़ा लेंगे, वो assumption आपको सीखना है, क्योंकि ये assumption ही हमारे सिलेबस में, एक कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से ही होता है। तो ठीक है भाई, फिर तो हमारे लिए क्या है, आपने ये बना दिया, मतलब मुझे कुछ करना नहीं था, फिर तो सीधा इससे इधर पे ही आ जाता, सीधा इससे ही कैलकुलेट करता। सो h प्लस एन आ गया मेरे पास, pH में कैलकुलेट करके बता देता भाई pH क्या है, इजिकल टू Ka1 कितना था 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -1, तो 4 मेरा pH आ गया। ये 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -8 हो गया, रूट लिया तो मेरे पास कितना आया 10 की पावर -4। सो h प्लस एन इजिकल टू 10 की पावर -4, उसका माइनस लॉग लिया, मेरे पास 4 आंसर आ गया। लो भाई pH आ गया। अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने मुझसे कहा कि pH आ गया, अब मैं तो आपसे कहूंगा कि सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। अब बताओ क्या करोगे, अब तो कैलकुलेट करोगे ना इसको, अब तो आपको मजबूरी में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मेरी मर्जी मैं तो क्वेश्चन में पूछूंगा कि सल्फाइड आयन बताओ इसमें कितना है, अब तो कैलकुलेट करोगे, करेंगे। यहां पर मुझे एक बात पता चल गया कि अगर आप पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहोगे तो ये बता दूंगा, और जितना H प्लस आयन होगा उतना ही मैं सल्फाइड आयन HS नेगेटिव आयन कंसीडर कर लूंगा, मतलब इसके ही बराबर मैं ऑलमोस्ट अपना बता दूंगा कि भैया यही मेरे लिए HS माइनस आयन कंसंट्रेशन। अब आप मुझसे कह रहे हो कि आप सल्फाइड आयन कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, तो और भी ज्यादा इजी है। सल्फाइड आयन, इसके बाद तुम्हारी क्लास है क्या? हाँ सर, फिजिक्स का बोर्ड क्लास रखा है। फिजिक्स का बोर्ड क्लास है, तो फिर अपन रुक जाते हैं। अच्छा, संडे को तुम्हारा मॉर्निंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास है, ठीक है? और तुम लोगों से पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, तुम लोगों से पूछते हैं तो कोई कहेगा मेरा ये है बुक, कोई कहेगा मेरा वो है, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, क्या रहेगा? ठीक है? टाइम अपन 7:30 रखेंगे। सर फिजिक्स का क्लास कितने बजे है फिजिक्स का क्लास? 8 to 8 बजे। 8 to 10 है फिजिक्स का क्लास? हाँ सर, यस टाइम सर, यस सर। रुको, फिर मैं एक्चुअली ऑफिस जाऊंगा ना उस दिन, मतलब पनवेल ऑफिस जाऊंगा, पनवेल मतलब इंस्टीट्यूट जाऊंगा मैं उस दिन, तो मैं 11 o'clock के आसपास इंस्टीट्यूट जाऊंगा, मैं वहां 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ वहीं बैठ के। अच्छा, संडे को केवीपीवाई भी है? ओके 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 ओके, 8 बजे से क्लास है, फिर मैं टाइम बताता हूँ, एक बार जेपीएन सर से डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है ना? लेकिन मैं टाइम यस आपसे सर। बताऊंगा, आपने मुझे बता दिया इस टाइम पे मेरे क्लासेस है, ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम पे क्लास है, आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना? Yes. तो अपन यहीं रुक जाते हैं, इसके आगे अपन मतलब मैं क्वेश्चन फिर से फ्रेम करके उसमें सल्फाइड आयन डाल दूंगा बस, और ये सारा करके आपको बता, तो मैं मॉर्निंग में भी क्लास लगा सकता हूँ, 8 के पहले भी क्लास लगा सकता हूँ, वो ध्यान रखना, क्योंकि उस दिन मैं पनवेल सेंटर पे जाऊंगा, अगर किसी को मिलना है तो वो आ भी सकता है, ठीक है? संडे को मैं Yes. पनवेल सेंटर जाऊंगा, ठीक है? चलो बाय, हैं? Bye sir. बाय बाय सर। बाय। बाय सर।